हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, साथ ही साथ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। अब एक चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी बिजनेस हो, उसका जो मेन मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोई रेस्टोरेंट अपना खोले हो या कोई किराना दुकान खोले हो या इवन एक सब्जी वाला का भी अगर एग्जांपल ले, तो सब्जी वाला भी अगर मान लीजिए 2000 का सब्जी खरीद के लेके आता है तो वो भी चाहता है कि 500 का, 500 रुपया का उसको प्रॉफिट हो। जैसे मान लीजिए अगर 5 किलो वो खीरा खरीद के लेके आया और उस 5 किलो का कॉस्ट 100 रुपया है, मतलब 20 रुपया के हिसाब से वो खरीद के लेके आया, तो वो कोशिश करेगा कि उस खीरा को जो है 25 रुपया में बेचे, जिससे कि उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो 100 रुपया लगा है, वो उसको रिकवर हो जाए और बाकी बाद वहां से उसको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग यही पढ़ते हैं कि हम कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें या कितने क्वांटिटी को सेल आउट कर दे, जिससे कि जितना इन्वेस्टमेंट हम लगाए हैं उसमें वो हमको रिकवर हो जाए और उसके ऊपर जो है हमको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में पूरा समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर नया हेडलाइन दे देंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस का एक दूसरा नाम है कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, ठीक है। वॉल्यूम का यहां पर मतलब हो जाता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि हमको यही पढ़ना है ब्रेक इवन एनालिसिस में कि हम कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी का प्रोडक्शन करके सेल आउट कर दे, जहां से हम उसमें जितना इन्वेस्टमेंट किए, जितना हम उसमें पैसा लगाए, वो पैसा मेरा रिकवर हो जाए, पूरा वसूल ले, पूरा वापस आ जाए। और उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करें और उसको सेल आउट करें तो वहां से हमको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट एक खोले और उस रेस्टोरेंट को खोलने में हमको 10 लाख का रुपया लगा, तो हम कितना अपना सेल आउट को करवाए 1 साल में, 2 साल में, जिससे कि मेरा 10 लाख पहले वापस आ जाए। अब देखिए, अगर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है और उसमें 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तो पहले दिन से उसको प्रॉफिट नहीं आ रहा है। प्रॉफिट अगर आ भी रहा है तो वो प्रॉफिट किसमें एडजस्ट होने में चला जा रहा है, जितना 10 लाख आप लगाए उसको मैनेज करने में चला जा रहा है। 2 साल के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ वो 10 लाख हो गया। इसका मतलब जितना आप लगाए थे उतना का उतना आप वसूल लिए हैं प्रॉफिट करके, ठीक है। अब 2 साल के बाद जो आपका इनकम होगा, जिसमें उस प्रोडक्ट का कॉस्ट को लेके, उसका जो स्टाफ काम कर रहा है उसका सैलरी को काट के, रेंट को काट के, इलेक्ट्रिसिटी बिल को काट के, अब जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो आपको मिल रहा है और वहीं से आपको प्रॉफिट पता चल जा रहा है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में यही हम लोग पता करते हैं कि कितने क्वांटिटी को हम लोग सोल्ड कर दे, कितने क्वांटिटी को हम लोग बेच दे, कितने क्वांटिटी का हम लोग मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि जितना इन्वेस्टमेंट है उतना का उतना हमको रिकवर हो जाए और उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन करें तो हमको वहां से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब सुनिएगा, कह रहा है कि द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। दुनिया का हर एक बिजनेस का जो सबसे पहला मकसद होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम लोग करें, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रॉफिट मेनली डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। प्रॉफिट जो है वो मेनली 3 चीज पर निर्भर करता है। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कोई प्रोडक्ट को बनाने में हमको कितना खर्च आता है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल बनाने वाली कंपनी है, तो साइकिल उस तरह से हो सकता है 100 कंपनी साइकिल का मैन्युफैक्चर कर रही हो, तो एक साइकिल बनाने में मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, उसी हिसाब से मेरा 100 साइकिल, 200 साइकिल, 400 साइकिल का प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ आउटपुट क्वांटिटी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। अब हम कितना एक साल में प्रोडक्ट को बेच पाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका उसमें इंगेज हो जाता है, फंस जाता है। इसलिए हम कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी का मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि जितना हम इन्वेस्टमेंट किए हैं उतना का उतना हमको रिकवर हो जाए और उसके बाद प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। तो क्या कर रहा है कि प्रॉफिट 3 चीज पर निर्भर करता है। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च आ रहा है। दूसरा, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब हमको कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। और फिर टोटल सेलिंग कॉस्ट, अब प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्च आया और उसके बाद हम लोग उसमें बेच रहे हैं तो उसमें कितना हमको सेलिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए वो सब्जी वाला
आपका जो है 5 केजी खीरा खरीद के लेकर आया, उसका दाम 100 रुपया था, तो वो 5 केजी खीरा खरीदा तो 5 केजी उसके लिए क्वांटिटी हो गया। कितना में खरीदा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 100 रुपया खरीदा। क्लियर हो गया। अब वो क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, कितने में उसको सेल आउट कर दिया, तो 130 रुपया में सेल आउट कर दिया। इसका मतलब 30 रुपया को उसको प्रॉफिट वहां पर उसको पता चल गया। इसका मतलब है कि वो 26 रुपया 27 रुपया करके वो खीरा को बेचा होगा। दैट इज कॉल्ड द टोटल सेलिंग कॉस्ट, मतलब किस कॉस्ट में वो उसको बेच रहा है। तो प्रॉफिट ये 3 चीज पर निर्भर करता है। अब कह रहा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, एक तरह का टेक्निक है, एक तरह का मैथमेटिकल अप्रोच है, विच टेल्स दैट हाउ मेनी क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कितने संख्या में, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करे या उसको सेल आउट करे। तो रिपीट कर रहा हूं कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक विच टेल्स दैट हाउ मेनी क्वांटिटी और द मिनिमम नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस must be sold so that the total revenue, that is called the sale income, is equal to the total cost invested। देखिए क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हमको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जितना हम क्या किए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किए। मान लीजिए कि हम लोग 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हैं, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कि हम लोग 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए, तो हम कितना क्वांटिटी को बेचे जिससे कि हमको 1 लाख आ जाए। बात समझ में आ रहा है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक टेक्निक है विच टेल्स दैट हाउ मेनी क्वांटिटी मस्ट बी सोल्ड सो दैट द टोटल रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड द सेल इनकम, इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट इन्वेस्टेड। आया बात समझ में। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक साइकिल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी खोले या एक साइकिल का दुकान खोल लिए, बिजनेस स्टार्ट कर लिए। अब उस साइकिल का जो बिजनेस स्टार्ट किए उसमें मेरा जो खर्च आया वो मान लीजिए कि 2 लाख का मेरा खर्च आया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इन्वेस्टेड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब हम कितने क्वांटिटी में साइकिल को बेचे, 100 बेचे कि 300, जैसे मान लीजिए एक साइकिल का जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं कि 5000 है, लगभग 5000 के आसपास है। ठीक है, 5000 के आसपास है। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर हम 40 साइकिल बेच दें तो यहां से 1 2 3 और ये 0 और यहां से आपका हो गया कितना, 0 0 0 और 20। इसका मतलब 0 0 0 0 0 मतलब 2 लाख। मतलब अगर हम 40 साइकिल को बेच दे तो लगभग हमको क्या हो जाएगा, वहां से 2 लाख मिल जाएगा। इसका मतलब 40 गुना 500 करें तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जो बताता है विच टेल्स दैट हाउ मेनी क्वांटिटी। ये देखिए हम लगभग 40 साइकिल बेच देंगे तो हम जो लागत लगाए थे, जो हम कॉस्ट लगाए थे उस साइकिल का बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो हमको क्या हो गया, वापस आ गया। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक which tells that how many quantity or minimum number of output product must be sold so that the total income is equal to the total cost invested। एकदम समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए 5 किलो हम लोग खीरा खरीदे, उसका दाम आपको कितना है, तो 100 रुपया है, करेक्ट है। तो अगर हम उसको 25 रुपया के हिसाब से बेचे, कितना बेचे, 4 किलो, तो हमको पूरा का पूरा लागत मिल गया। अब 1 किलो खीरा में हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आया कि यहां पर ब्रेक इवन एनालिसिस में यही बताया जाता है कि कितने क्वांटिटी को हम लोग बेच दे जिससे कि जितना उसमें हम इन्वेस्टमेंट किए वो हमको वसूल हो जाए। पहला तो यही मकसद होता है हर बिजनेस का कि कम से कम जितना हम कैपिटल लगाए हैं उतना हमको वसूल हो जाए। उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे उसमें हमको नेट प्रॉफिट नजर आएगा। एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल रेवेन्यू होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टोटल सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है। अब कह रहा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या देता है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं फिक्स कॉस्ट और दूसरा को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट कहने का मतलब होता है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपका साइकिल का दुकान है, तो साइकिल का दुकान को आप रेंट पर लिए होंगे, तो रेंट हर मंथ आपको लगेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ही आएगा। मान लीजिए 2 लेबर को आप रखें तो उसको आपको सैलरी देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कॉस्ट जो एक साइकिल बिके, 100 साइकिल बिके, तब भी वो कॉस्ट हर मंथ हर ईयर आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मतलब रेंट हर मंथ देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी हर मंथ देना पड़ेगा, उससे साइकिल के बिकने या ना बिकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कॉस्ट को क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर 1 यूनिट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें कॉस्टिंग अलग आएगा, 100 का कर रहे हैं तो उसमें कॉस्टिंग अलग है, तो उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एंड टोटल सेलिंग कॉस्ट, जिसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, एंड आउटपुट दैट इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी। मतलब सीधा भाषा में यही समझ में आ गया कि ब्रेक इवन एनालिसिस में 3 चीज के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। पहला रिलेशन होता है कि टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। दूसरा हो रहा है टोटल सेलिंग कॉस्ट कितना है, मतलब हम उसको कितने कॉस्ट में बेच रहे हैं और कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को बना के हम बेच रहे हैं। क्लियर एकदम हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस गिव ए पॉइंट कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखना है कि ब्रेक इवन एनालिसिस का जब हम पढ़ाई करते हैं तो वहां पर एक स्पेशल पॉइंट मिलता है। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट होता है कि एट दिस पॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन इज नाइदर इन प्रॉफिट नॉर इन लॉस। मतलब कह रहा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें ना तो हमको प्रॉफिट हुआ ना तो हमको लॉस हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम कोई घड़ी खरीदे और वो 5000 में खरीदे और मेरा दोस्त उसको देखा, बोला कि तुम्हारा घड़ी हमको बहुत अच्छा लगा, हमको दे दो। तो हम बोले कि 5000 में ये खरीदे थे, बोला लो 5000 हमको दे दो। इसका मतलब वो 5000 में हम जितना खरीदे थे वो हमको 5000 वापस दे दे। तो वहां पर हमको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। तो वही चीज बता रहा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस में एक पॉइंट आता है, ऐसे पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट पर ना तो हमको प्रॉफिट होता है ना तो हमको लॉस होता है। इसका मतलब अगर हम 5000 रुपया लगाए हुए थे तो हमको 5000 मिल गया। समझ में आया? जैसे वो खीरा वाला क्या किया, 100 रुपया लगाया था, 5 किलो खीरा खरीदा, ठीक, पर 4 किलो खीरा को वो क्या किया, 25 रुपए के हिसाब से बेचा। तो 4 किलो में ही उसको अपना जितना इन्वेस्टमेंट था, मतलब 100 रुपया लगाया, वो 100 रुपया वसूल लिया। अब 1 किलो जो बचा हुआ खीरा है उसको वो 25 रुपए में बेच दिया, तो उसमें उसको क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जितना हम इन्वेस्टमेंट किए हैं अगर हमको उतना सेल आउट करने से मिल जाए तो ऐसे पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? तो ब्रेक इवन एनालिसिस गिव ए पॉइंट कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। एट दिस पॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन इज नाइदर इन प्रॉफिट नॉर इन लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? नो प्रॉफिट और नो लॉस पॉइंट। आगे कह रहा है द ब्रेक इवन पॉइंट का एक दूसरा डिफिनेशन है, क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट लाइन। टोटल कॉस्ट लाइन का जो आपका लाइन है, टोटल कॉस्ट क्या है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड इनकम लाइन इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इसको ग्राफ से हम पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। आगे कह रहा है इन ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड द आउटपुट विल प्रोड्यूस। अब ये दोनों लाइन को हम लोग ग्राफ से इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपके पास है 2 ग्राफ है। सबसे पहला इधर एक आपको बताते हैं। सबसे पहला ये फिगर 1 हो गया, ठीक है, ये फिगर आपका 2 हो गया और ये दोनों को मिला के ये आपका फिगर 3 हो गया, ठीक है, फिगर 3 हो गया। तो सबसे पहला हम लोग ये फिगर में चलते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, एक्स एक्सिस में हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम कहने का मतलब होता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं इसी को कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करें। वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 साइकिल है, 2 साइकिल है कि 100 साइकिल है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और यहां पर कॉस्ट हो गया, तो यहां पर कॉस्ट 2 तरह का कॉस्ट हो सकता है, या तो फिक्स कॉस्ट होगा या तो वेरिएबल कॉस्ट होगा, जिसको टोटल कॉस्ट कह रहे हैं, और नहीं तो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या किए, एक फिक्स लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये देखिए एक सीधा लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब है कि आप जो साइकिल का बिजनेस स्टार्ट किए थे, आप दुकान लिए, रेंट लिए, अच्छे से डेकोरेट कर दिए, साइकिल खरीद के ले आए। अब पहला दिन आपका एक भी साइकिल नहीं बिका,
दूसरा दिन भी नहीं बिका, तीसरा दिन भी नहीं बिका। इसका मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं भी सेल हो रहा है पर एक फिक्स कॉस्ट हमेशा लगते रहेगा, दैट फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड, ऐसे फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसे कॉस्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप साइकिल का बिजनेस स्टार्ट किए, आप दुकान बना दिए, अच्छे से डेकोरेट कर दिए, साइकिल भी ले आए। अब पहला दिन हो सकता है साइकिल नहीं बिका, दूसरे दिन भी नहीं बिका, तीसरे दिन भी नहीं बिका, हो सकता है कि एक मंथ में 4 साइकिल ही मात्र आपका बिका होगा, ठीक। पर आप लास्ट मंथ में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे आपको उस दुकान का रेंट देना पड़ा होगा, उस दुकान का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा होगा, उसमें जो वर्कर काम कर रहे होंगे उसको सैलरी देना पड़ा होगा। नेक्स्ट मंथ हो सकता है 50 साइकिल बिक गया, फिर भी आपको रेंट देना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा, स्टाफ का सैलरी देना पड़ा। इसका मतलब ऐसा कॉस्ट जो नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब प्रोडक्ट के बेचने या नहीं बिकने से कोई वेरी नहीं करता हो, ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। इसलिए ये देखिए, अगर मेरा एक भी वॉल्यूम नहीं बिका तब भी हमको देना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम बिक भी रहा है तब भी ये कॉस्ट क्या करेगा, देना ही पड़ेगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। आ गया बात समझ में? अब दूसरा, मान लीजिए कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्वांटिटी नहीं बनाएंगे, तो कॉस्ट भी क्या होगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब उसमें मटेरियल भी नहीं लगेगा, लेबर का खर्च भी नहीं आएगा। तो अगर क्वांटिटी आपका मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा है तो वहां पर आपका कॉस्ट भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो जाएगा, मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस लेबर कॉस्ट आ जाएगा, लेबर कॉस्ट आ जाएगा, है ना। अगर क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो कम ही लेबर से काम चला लिए, अगर क्वांटिटी ज्यादा बनाना है तो ज्यादा आपको लेबर का जरूरत होगा। तो ये कॉस्ट आपका वेरिएबल होगा। अब दोनों ग्राफ को आप मिला दीजिए, तो जैसे दोनों ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर चिपकाए तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है ये तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये देखिए फिक्स कॉस्ट हो गया। वापस एक्स एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, और वाई एक्सिस में जो है कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, टोटल कॉस्ट भी हो सकता है, टोटल सेलिंग कॉस्ट भी हो सकता है। तो यहां देखिए ये फिक्स कॉस्ट हो गया, एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिए, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है यहां पर हम लोग ड्रॉ कर दिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट किए, किसको, वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट को भी हम लोग डॉटेड से कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लाइन भी खींच सकते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो गया, यहां पर एक नया ग्राफ आपको बना, यहां से एक लाइन देखिएगा, ठीक है। ये आपका पहला लाइन ये वाला हो गया, रेड कलर वाला, जिसको फिक्स कहें। दूसरा ये क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट जो है ये दूसरा लाइन हो गया। पर ये दूसरे लाइन को हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। याद रखना ये एग्जाम में आपके लिए मतलब नहीं लिखना है रेफरेंस लाइन, ये आपके लिए है। अब देखिए यहां पर अगर एक भी क्वांटिटी नहीं बिका तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, जीरो होगा। वेरिएबल कॉस्ट किस पर निर्भर कर रहा है, मटेरियल पर निर्भर कर रहा है। ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो ज्यादा मटेरियल लगेगा, लेबर का संख्या भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसी के पैरेलल यहां पर देखिए ग्राफ खींच दिया। इसका मतलब आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन कीजिए, 2 यूनिट का प्रोडक्शन कीजिए या 4 यूनिट का प्रोडक्शन कीजिए, आपको फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। अगर मान लीजिए एक भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे तब भी आपको फिक्स कॉस्ट देना पड़ेगा। प्रोडक्ट बन रहा है, ये देखिए प्रोडक्ट का संख्या बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ा, प्रोडक्ट का संख्या बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ा, प्रोडक्ट का संख्या बढ़ा कॉस्ट भी बढ़ा। तो यहां से एक सीधा लाइन खींच देना, दैट लाइन इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये बात समझ में आया कि नहीं? देखिए फिक्स कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी पर निर्भर नहीं कर रहा है, चाहे आप बनाइए ना बनाइए, आपको एक फिक्स रेंट, आपको फिक्स सैलरी, एक फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही पड़ेगा, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में समझा रहे थे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, उसका जीरो होगा, ठीक है। यहां पर आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे क्वांटिटी आपका मैन्युफैक्चर होते जाएगा कॉस्ट भी उसके लिए क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिए। इसका यूज हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। अब यहां पर टोटल कॉस्ट क्या हो गया, तो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब चूंकि वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आप नोटिस करेंगे कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें
फिक्स कॉस्ट भी होगा, वेरिएबल भी कॉस्ट होगा। तो हम लोग यहां से नहीं स्टार्ट करके यहां से स्टार्ट किए, ये देखिए टोटल कॉस्ट। अब नोटिस करेंगे कि अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचे तो मेरा सेल नहीं हुआ, पर अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे, एक क्वांटिटी बेचे, तो उस एक क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना टोटल कॉस्ट उसमें लगा है उसमें हम लोग थोड़ा प्रॉफिट लेके ही उस कॉस्ट को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 केजी खीरा खरीदे, 100 रुपया उसका दाम आया, एक खीरा में हम लोग क्या किए हैं, चूंकि एक केजी खीरा का कॉस्ट होता है 20 रुपया, पर हम उसको क्या कर रहे हैं 25 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब 5 रुपया का तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हम लोग टोटल सेलिंग कॉस्ट का बात करेंगे तो अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ध्यान से सुनेंगे, अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा, 0 होगा। सेलिंग का बात हो रहा है, बिक ही नहीं रहा तो सेल कहां से होगा। ठीक, अब जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट मतलब क्वांटिटी ज्यादा बिक रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये देखिए, दैट इज कॉल्ड टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जहां पर एक दूसरे से कट करता है, ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट से, ध्यान से सुनेंगे, अगर इस पॉइंट से हम लोग क्या किए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर दिए, कहां पर ड्रॉ कर दिए, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी में यहां पर ड्रॉ कर दिए, तो यहां से हमको संख्या पता चल गया कि x का या q, x या q, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये x होगा नहीं तो q होगा। यही x और q जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी बताता है कि हम कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी को मैन्युफैक्चर करें और सेल कर दे, जिससे कि हमको वहां पर ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। और यहां पर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए एक सीधा लाइन यहां भी ड्रॉ कर दिए, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल सेलिंग कॉस्ट में आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम x संख्या के क्वांटिटी को बेच दे तो हमको टोटल सेलिंग कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट के बराबर हो गया। इसका मतलब जितना हम इन्वेस्टमेंट किए थे उतना का उतना हम सेल करके प्राप्त कर लिया। बात समझ में आया? जैसे 100 साइकिल खरीदे, 100 साइकिल का दाम मेरा 1 लाख रुपया है, तो हो सकता है कि हम 80 साइकिल ही बेचे। ठीक है, जैसे 100 साइकिल का दाम 1 लाख रुपया है, तो अगर हम 80 साइकिल ही बेचे, इसका मतलब x बराबर कितना, 80 ही बेचे, कि टोटल कॉस्ट अगर हमको 1 लाख रुपया लगा है तो टोटल सेलिंग कॉस्ट जो 80 साइकिल को बेचने से ही हमको प्राप्त हो जाए, तो ऐसा पॉइंट को ही हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। तो देखिए क्या क्लियर हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना तो हमको प्रॉफिट होता है ना तो हमको लॉस होता है। इसका मतलब कि 100 साइकिल हम खरीदे, उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना लगाएं, 1 लाख रुपया, पर हम क्या किए 80 साइकिल को ही बेच के 1 लाख रुपया कमा लिए। इसका मतलब टोटल सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जहां पर वो हुआ वैसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट, और जिस क्वांटिटी में हमको मिला उसके बारे में पता करने को ही हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस कह रहे हैं। एकदम समझ में आ गया? अब जरा सा नोटिस करेंगे, मान लीजिए मेरा टोटल सेलिंग कॉस्ट यहां पर हमको मिला, ठीक है। अब यहां से हम एक लाइन फिर से ड्रॉ कर दिए, तो यहां पर एक नया क्वांटिटी मिला, दिस इज कॉल्ड Q1 या X1, जो भी आप कह सकते हैं। और यहां पर हमको जो कॉस्ट मिला, ये देखिए, इसको दूसरे कलर से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर हमको दूसरा देखिए पॉइंट मिला, तो ये मेरा दूसरा टोटल सेलिंग कॉस्ट आ गया, करेक्ट है। और यहां पर आप नोटिस करेंगे यहां पर ये कट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि ये वाला चीज जो है ये आपको प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए यहां पर आपका जो टोटल कॉस्ट है ये हो सकता है कि 1 लाख रुपया, पर यहां पर आप नोटिस करेंगे कि आपको 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस ये कंक्लूजन आपको निकल गया कि इस पॉइंट से ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला, ये रीजन आपको प्रॉफिट को बताएगा। जितना ज्यादा ये एंगल बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट नजर आएगा। और इस लाइन के नीचे जो ग्राफ का एरिया है ये वाला, ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहां मिला और एक पॉइंट यहां मिला, तो ये पॉइंट आपका टोटल कॉस्ट हो गया, और आप सेलिंग किए हैं इसके नीचे,
टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो आपको यहां पर लॉसेस दिख रहा है, ये देखिए लॉस दिख रहा है, तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आया? तो ब्रेक इवन पॉइंट आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा है कि वो कौन सा क्वांटिटी है, वो कौन सा क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी पर मेरा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हमको रिकवर हो गया, और उसके बाद अब हम जो प्रोडक्ट को बेचेंगे उसमें हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और इसी को फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके टेक्निकल टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।